बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम किसानों से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और हमारा मकसद होता है कि ये जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचे और किसान उनका उचित इस्तेमाल करें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज के कृषि दर्शन में हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, इसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल इसकी जानकारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता में दी और बताया कि इस फंड के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। पिछले दिनों भी जब आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई थी तो उसमें भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा का कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में संचार हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों 2 अध्यादेश जारी हुए, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये दोनों ऐसे अध्यादेश हैं कि सामान्य तौर पर लोग सोचते तो होंगे लेकिन इस दिशा में साहस कोई नहीं कर पाया होगा। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इन दोनों अध्यादेशों को मूर्त रूप दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि पूरे देश में कृषि को फायदा हो, उत्पादकता बढ़े, इसके लिए 10,000 कृषि उत्पादक संगठन बनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और प्रसन्नता की बात है कि मंत्री परिषद ने उसे पारित कर दिया। विभाग ने भी उसकी गाइडलाइंस बनाकर जारी कर दी हैं। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की बात भी आत्मनिर्भर पैकेज में कही गई थी। 75 लाख नए किसानों को केसीसी दिया गया है और 2.5 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाना है। अभियान के माध्यम से ये कार्य पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। कृषि अधोसंरचना गांव-गांव में खड़ी हो, किसान अपना उत्पादन ठीक प्रकार से रख सके, रोकना चाहे तो रोक सके और जब उपयुक्त अवसर या उचित कीमत मिले तब उसे बेच सके। इन सबके लिए आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। ये पैकेज इसका माध्यम बनेगा। ये योजना भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में सहायक होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट कितनी भी राशि के बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें 2 करोड़ रुपए ऋण राशि तक क्रेडिट गारंटी व उस पर ब्याज में 3% का अनुदान दिया जाएगा। इस फंड में पूरी तरह पारदर्शिता है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 साल होगी। इससे निश्चित रूप से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का होगा चहुमुखी विकास। इन सभी परियोजनाओं का लाभ निचले स्तर तक वास्तव में पहुंच सके, इसके लिए केंद्र सरकार आवश्यक तकनीकी समर्थन भी देगी। इस प्रकार की अधोसंरचना खड़ी होने से निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। ये 1 लाख करोड़ का पैकेज कृषि उपज को नुकसान से भी बचाएगा। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल पाए, ये सुनिश्चित करेगा। नीचे तक प्रोसेसिंग इकाई भी पहुँचेंगी।
इस प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने फंड से मिलने वाले फायदों को बताया और कहा कि ये पूरी योजना कृषि की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए ऐतिहासिक परियोजना है, जिसके लिए तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और किसानों को बधाई दी। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कृषि स्टार्टअप का। कृषि स्टार्टअप में हम उन किसानों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, नाम कमाया है और दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। आइए दिखाते हैं कृषि स्टार्टअप में ऐसे ही किसान की कहानी। दिन में देखी जाने वाले सपने अगर रातों की नींद उड़ा दें, तो ये तय है कि उन सपनों को हर हाल में पूरा होना है, बशर्ते मन में जुनून और जज्बा हो। दिनेश कुमार गोयल उन्हीं लोगों में हैं, जिन्होंने सपना देखा और सपना अपने लिए नहीं, लोगों के लिए देखा। उन लोगों के लिए जो इस धरती पर अन्नदाता कहलाते हैं। राजस्थान में 30 से 35% ऐसा ग्रामीण इलाका है जहां बिजली नहीं है और आगे आने वाले 15 से 20 सालों तक हो सकता है वहां बिजली नहीं पहुंचे, क्योंकि ट्रांसमिशन की लाइनों को लाना, उन गांवों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। उन इलाकों के लिए जहां बिजली नहीं है और उस बिजली की उम्मीद नहीं है, वहां एक दो नहीं हजारों खेतों में सिंचाई के साधन बना दिए गए। ये उपलब्धि कम बड़ी नहीं है। 14 पंप से शुरू हुई मुहिम 22,000 पंप तक पहुंच गई। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि ये आंकड़ा पूरी दुनिया के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। राजस्थान सरकार ने 5-6 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जो सरकारी फार्म थे 14 फार्म पे सोलर पंप सिस्टम लगाए थे। अब उनका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया, तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको बहुत बड़े स्केल पे किया जाए। तो हमने शुरू में एक 500 पंप की स्कीम राजस्थान के लिए बनाई। अब वो मैं कहूँगा कि हमारी पूरी टीम का और हमारे सारे किसानों का, राजस्थान में जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इस स्कीम को समझा और इतना आगे आए कि हम 500 की जगह हमने 1200 पंप लगवा दिए। तो उसके अगले साल हमने करीब 5,000 पंप और लगवा दिए। 3 साल के अंदर ही ये जो योजना है, इसका जो क्रियान्वयन जिस तरीके से किया गया, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और फिर हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला। दिनेश कुमार गोयल जब फिजिक्स में एमएससी कर रहे थे, तो उन्होंने उस दौरान सब्जेक्ट के तौर पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसके बाद आईएएस की तैयारी के दौरान भी ऊर्जा के क्षेत्र को गहराई से पढ़ना, लेकिन पढ़ने और समझने के दौरान दिनेश गोयल को इस क्षेत्र से कब लगाव हो गया, इसका उन्हें पता ही नहीं लगा। किस्मत कहें या विधि का विधान, मौके भी ऐसे मिले जैसे दिनेश गोयल को इसी क्षेत्र में आगे कुछ करना हो, उसकी प्लानिंग चल रही हो। दिनेश गोयल एनर्जी सेक्टर में स्पेशल सेक्रेटरी भी बनाए गए। सोलर एनर्जी के बारे में जब मैंने एमएससी फिजिक्स किया तो भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद जब आईएएस की तैयारी की तो एनर्जी सेक्टर को और थोड़ा समझने का मौका मिला। उसके बाद मैं स्पेशल सेक्रेटरी एनर्जी रहा 3 साल तक।
तो वहाँ भी कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी दोनों के जो डिफरेंसेस है वो समझने का मौका मिला। और धीरे धीरे ये भावना बनने लगी कि हमें अल्टीमेटली जो है, जो नेचर ने हमें एनर्जी दी हुई है, जो पेरिशेबल कमोडिटी जिसको हम कहते हैं, कि सूर्य की और विंड की, जो हवा की एनर्जी हमें मिली हुई है, इसका अगर पूरी तरीके से उपयोग किया जाए तो हम कन्वेंशनल एनर्जी का से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, उससे सस्ती एनर्जी भी मिल सकती है। तो जब मैंने सोलर एनर्जी पे काम करना शुरू किया तब उस समय बहुत महंगी थी ये। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि इसको हम इस स्तर पर ले आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इसके साथ जुड़ता गया और इसके सारे जो विकास के काम हैं इसके देखता गया, तो आज स्थिति वो आ गई है कि हम सोलर एनर्जी जो प्रोवाइड कर पाए हैं वो कन्वेंशनल एनर्जी से भी आने वाले 4-5-7 साल में आप देखेंगे कि ये उससे भी सस्ती दरों पर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसका इस तरीके से उपयोग जो है वो अब संभव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिनेश गोयल का मानना है कि भविष्य सोलर ऊर्जा का है। वर्तमान में ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं, उनमें सौर ऊर्जा सबसे सस्ती होगी और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत साबित होगी, क्योंकि देश के अति पिछड़े ग्रामीण इलाकों में अगर बिजली नहीं पहुंची है तो इसकी एक बड़ी वजह है उसका महंगा होना। ग्रिड से लेकर बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर को दूर के इलाकों में ले जाना और घर घर तक बिजली पहुंचाना किसी भी सरकार या सिस्टम के लिए महंगा सौदा है, लेकिन सोलर एनर्जी इस दिक्कत का सबसे बड़ा समाधान साबित हो सकती है। दिनेश गोयल का जन्म राजस्थान के अलवर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता और दादा बेशक गांव में रहे, लेकिन दिनेश गोयल की परवरिश शहर में हुई। शहरी माहौल में पले बढ़े दिनेश पढ़ाई लिखाई में खास रुचि की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करने के बाद दिनेश गोयल ने दिल्ली के आईआईटी में एमएससी के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही उन्हें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक की नौकरी मिल गई और फिर तकरीबन 6 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में देश की सर्वोच्च परीक्षा मानी जाने वाली आईएएस में दिनेश गोयल ने हाथ आजमाया और दूसरी बार में वो इस परीक्षा को पास कर गए। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में अलवर शहर में हुआ था। वैसे तो हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह गांव से थे, लेकिन जब मैंने होश संभाला तब से मुझे तो शहर का ही ध्यान है। और शुरू की जो पढ़ाई है प्राइमरी स्कूल तक की वो एक गांधी स्कूल में हुई। सेकेंडरी की परीक्षा हमने यशवंत स्कूल से पूरी की और अलवर का जो राजऋषि कॉलेज है वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया था। इच्छा थी कि कहीं बाहर भी पढ़ा जाए, तो बैंक का लोन लेकर हम गए और मेरा आईआईटी दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। वहाँ 1 साल ही पूरा किया था कि फिर अच्छे मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरा सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ वैज्ञानिक के पद पर हो गया मेरा सिलेक्शन। तो मैं बड़े असमंजस में था कि वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। मैं 6 साल के लगभग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रहा और वहीं मूड बना कि अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी ट्राई किया जाए। तो बहुत उस समय मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 4-5 साल तक किताबों से दूर हो गए थे, सब्जेक्ट से दूर हो गए थे और मुझे फिज़िक्स और मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट्स उस समय थोड़े कम पसंद थे। तो वही हमने ऑप्शनल लिए और उन्हीं ऑप्शनल के साथ मैंने आईएएस में ट्राई किया। तो दूसरे मौके में मेरा सिलेक्शन आईएएस प्रॉपर में हो गया। सन 1981 में आईएएस अफसर बनकर दिनेश अपने ही राज्य राजस्थान की सेवा में संलग्न हो गए। 32 साल की नौकरी में पूरे राजस्थान को समझने और जानने का मौका मिला। साल मैंने आईएएस में बिताए और सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बाली, जो एक पाली ज़िले में है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सिटी मजिस्ट्रेट अजमेर में रही और फिर बहुत सारी पोस्टिंग करते करते एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें हमारे डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके माध्यम से ग्रामीणों की सेवा करने का मौका मिला। और राज्य सरकार की, भारत सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं और जो उस समय भी हुआ करती थी, उन सबको समझने का मौका मिला। तो एक अच्छा मौका हमें आईएएस में उस दौरान काम करने का मिला।
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर रहे, जिसमें शहरी विकास की समस्याओं से कैसे निजात मिले इसका अच्छा खासा अनुभव दिनेश गोयल को इस दौरान हुआ। मेट्रो से लेकर रोड्स तक में विकास और विस्तार नजर आता है। एक IAS को हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। ऐसे ही दिनेश गोयल भी अपनी नौकरी के दौरान अनुभव समेटते रहे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवस्थान, एक हम राजफेड में CMD रहे, जहां किसानों से जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं कमोडिटीज़ का, ख़ास तौर से बाजरे का और सरसों का, तो हमने राजफेड में एक एशिया का लार्जेस्ट ऑपरेशन किया, जिसमें 3000 करोड़ रुपए की सरसों हमने नाफेड और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से किसानों की खरीदी। तो उस समय मुझे किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको समझने का बहुत अच्छा मौका मिला कि एग्रीकल्चर किस प्रकार की जाती है, खेती कैसे होती है, क्या उसमें समस्याएं होती है, क्या उसमें इनपुट्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, बीज को लेकर हो, खाद को लेकर हो, तो वो सब समझने का मौका मिला। एक IAS रहते दिनेश गोयल ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों और किसानों की जो मदद की हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दिनेश गोयल असल किसानों के महानायक साबित हुए। राजस्थान के 30 से 40% गाँव में बिजली नहीं है। आज देश का किसान जिस तेजी से आधुनिक तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, उसमें बिजली बड़ा रोल अदा करती है। ऐसे में राजस्थान के इन बिजली रहित गाँव की प्रगति का क्या होगा? ये सवाल दिनेश गोयल को सर्विस के समय से परेशान कर रहा था, लेकिन दिनेश गोयल के पास ऐसे बिजली रहित गाँव के विकास की प्लानिंग थी। सौर ऊर्जा के जरिए वो किसानों की किस्मत को चमकाने का न सिर्फ फॉर्मूला बल्कि बड़ी योजना अपने पास रखे हुए थे। और फिर शुरू हुआ सौर ऊर्जा से किसानों की किस्मत बदलने का सफर। सोलर पंपिंग सिस्टम जो काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, मैंने देखा कि राजस्थान में 30 से 35% ऐसे गांव हैं जो बिजली से कनेक्टेड ही नहीं है। उनको हम आने वाले 10, 15, 20 साल में बिजली नहीं दे पाएंगे। जो सो कॉल्ड ग्रिड है, वहाँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो एक हमने पहले ट्राई किया था सोलर पंपिंग प्रोग्राम, जो 10-12 पंप कुछ लगे हुए थे, और उनका जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बहुत बड़े स्केल पे इसको लिया जा सकता है। फॉर्चुनेटली भारत सरकार की जो MNRE विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनका हमें सपोर्ट मिला, राजस्थान सरकार का पूरा सपोर्ट मिला, और हमने एक योजना लाई सोलर पंपिंग सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल। सौर ऊर्जा के जरिए पंपिंग सेट चलाने के लिए जो प्रोजेक्ट था, उसकी शुरुआती लागत ज्यादा थी। दूर दराज के सीमांत किसानों के लिए उसे अपने खेतों में लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। ये बात किसान के मन में आई, उससे पहले दिनेश गोयल इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर लाने से पहले समझ गए। से तो एनर्जी के लिए मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, लेकिन यहाँ जब मैं लौट कर आया तो मुझे लगा कि अब जो मेरे पास टूल्स और स्किल्स जो हैं, उन सब को मुझे सब कुछ मिल चुका है। अब उनका किस प्रकार विकास किया जाए, किस प्रकार उनका यूज़ किया जाए, ये करने का मौका मिला। तो मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी, जिसमें मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, उस एग्रीकल्चर का साक्षात्कार हुआ, और हमें एनर्जी की नॉलेज पहले से थी। सोलर एनर्जी का मैं मेरा बहुत उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। ये साफ है कि सौर ऊर्जा पूरी दुनिया का कल है, किसानों का कल है। प्रगति की असीम संभावनाओं को समेटे सौर ऊर्जा ही बढ़ती आबादी के पेट का इंतजाम करने वाले किसानों का सबसे बड़ा हमसफर साबित होगी। दिनेश गोयल जैसे महानायकों ने भविष्य की सोच को पहले ही समझ लिया, इसलिए वो पूरी ताकत से अपने मिशन में जुटे हुए हैं। किसानों की कामयाबी के लिए उनके प्रयासों को हमारा सलाम। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। तो
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको अलग अलग फसलों से संबंधित और साथ ही पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, ताकि हमारे किसान वैज्ञानिक तरीकों को अपना सके और कम लागत में ज्यादा लाभ ले सकें। आइए जानते हैं आज क्या विशेष है फार्मिंग इंडिया में। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान, दलहन और सब्जियों की खेती तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोतियों की खेती भी की जाती है? जी हाँ, आप मोती की खेती भी कर सकते हैं। मोती पालन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में चीन में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ मोती की खेती बढ़ी और खूब फली फूली। इन दिनों पारंपरिक फसलों की खेती को लेकर किसानों के रुझान और दिलचस्पी में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ सजावटी फूलों, फलों और मोती आदि की खेती भी करने लगे हैं। कोई भी किसान जो है सो इसको कर सकते हैं, उसको उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कैसे सर्जरी किया जाता है, कैसे खाना दिया जाता है, कैसे उसको रखते हैं, कैसे बैग में बांधते हैं। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता और उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में उपयोग किया जाता है। पहले मोती सिर्फ समुद्र से ही मिलते थे, लेकिन अब इन्हें कृत्रिम रूप से झील, तालाब और नदी आदि में मोती की खेती करके भी बनाया जाने लगा है। किसान मोती का एकल और बहुपालन कर सकते हैं, यानी तालाब में सिर्फ मोती पालन या मोती के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद मोती पालन में प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए सालाना की कमाई की जा सकती है। हालांकि मोती की खेती में शुरुआती स्तर पर थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा होने लगता है। 1 एकड़ का एक तालाब चाहिए और जब आप शुरू करेंगे, प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसको समझने के लिए 1 साल लग जाएगा और 1 साल में आपको बहुत सा वो कैसे सीप का आपके राज्य में आपके तालाब में, चूंकि मोती पालन के लिए पानी और मिट्टी का भी जरूरत होता है, तो उसके अनुसार आपको 1 साल समझने में लग जाएगा कि आपका सीप कैसे बिहेव कर रहा है मोती डालने के लिए। जिस राज्य में मीठा जल उपलब्ध है, वहाँ मोती की खेती की जा सकती है।
जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में मीठे पानी में मोती की खेती की जा सकती है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फुट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती पैदा किए जा सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण करें और मृत सीपों को हटा लें। फिर इन सीपों को तालाबों में डालें। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैग में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो आखिर में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीरकर मोती निकाल लें। किसानों, बेरोजगारों, छात्र छात्राओं के लिए मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। लेकिन आपके मन में अगर कोई सुझाव है, आप हम तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।